बच्चों में बोलने, समझने और अपने जज़्बात का इज़हार करने के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, और इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हमारे साथ एक बहुत अच्छी गेस्ट आज मौजूद हैं जो कि स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, एसएलपी इनको बोला जाता है। और ये स्पेशलाइज्ड होते हैं ट्रीटमेंट करने में, डायग्नोस करने में, प्रिवेंशन में उन बच्चों को ये डिसऑर्डर जिनको कम्युनिकेशन, कॉग्निटिव या स्टैमरिंग या बोलने में, स्वेलो करने में, खाना निगलने में, और एकेडमिक, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग स्किल्स के अंदर प्रॉब्लम आती है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जैसे ही बच्चा 1 से 5 साल की एज में ग्रो कर रहा होता है, उसकी बहुत स्पीड में ग्रोथ हो रही होती है, तो वो बच्चे को बहुत ज़्यादा पेरेंट्स परेशान रहते हैं कहीं ना कहीं ये बच्चे को कोई डिसेबिलिटी ना हो, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी ना हो, ऑटिस्टिक ना हो, या कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर उनको प्रॉब्लम आती है। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन है, हम इस हवाले से बात करेंगे। और सबसे पहले तो डॉक्टर हिना को हमने दावत दी है, बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। वेलकम, आपने हमें टाइम दिया। कुछ ऐसे बच्चों के हवाले से जो पेरेंट्स जब कहीं सोशल गैदरिंग में जाते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा चीख रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। सेम टाइम बहुत सारे गेस्ट या बहुत सारे डाइन आउट पे आए हुए रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोग परेशान भी हो रहे थे, यार इनको पेरेंटिंग नहीं करनी आ रही, इनको ये नहीं करनी आ रही, और वो माएँ जो हैं वो बेचारी परेशान बैठी हैं। तो सबसे जो हम आगाज़ करेंगे इस टॉपिक के हवाले से कि क्या ऐसी माएँ, क्या ऐसे वालिदैन बच्चों को बाहर ना लेके जाएं। पहली बात, क्या अगर वो लेके जाते हैं तो वो बच्चों का ये जो रवैया है जिसके अंदर वो बहुत चीख रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो वो भाग रहे हैं, कभी तो सब परेशान हो रहे हैं, ये बच्चे ऐसे क्यों करते हैं और इनको कैसे ठीक किया जाना चाहिए? बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम तो बच्चों में लैंग्वेज डिले होता है, और हमारे पास और जो माइलस्टोन्स हैं जैसे बेसिक्स हैं हमारी, जैसे लैंग्वेज डेवलप होती है, वो 5 चीज़ें रिलेटेड टू अटेंशन, लिसनिंग, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये सारी चीज़ें मिल के जो है वो एक बच्चे की पेरेंटिंग के अंदर हेल्पफुल होती हैं। पेरेंट्स को नहीं पता होता कि बच्चे की जो नीड्स हैं हमने वो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम से ज़्यादा उसको पैम्पर्ड कर दी है, उसकी नीड्स जो नेगेटिव थी वो भी पूरी कर दी हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो रिजल्ट होता है कि बच्चा कहना नहीं मान रहा, कहीं जाके उसका वेट टाइम उस तरह से नहीं है। These all are the milestones, we can say these are the prerequisites of the language, जिनको लर्न होना एक बच्चे को बहुत ज़रूरी है। The waiting is the best first thing. अगर कोई बच्चा वेट कर रहा है, बैठा हुआ है, उसको पता है कि मैंने अपनी टर्न से बात करनी है या कहीं जाना है तो कैसे जाके मुझे बिहेव करना है, these are the normal things. ये तो एक अच्छे बच्चे की निशानी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो बच्चों के अंदर बिहेवियरल इश्यूज हैं। अब मैं ये बात, मुझे कुछ उस दिन एक पेशेंट थी मेरी, शी इज़ माशाल्लाह मदर नाउ, अल्लाह ताला ने उनको बच्चा दिया, और वो मुझे मैसेज किया कि मुदस्सिर मुझे नहीं पता कि मुझे इसको कैसे रेज करना है। अब दे आर वेरी मदर्स, दे आर बायोलॉजिकल, अल्लाह ताला ने उनको बच्चे दे दिए हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं जो कि बच्चे के बिहेवियर, बच्चे की एकेडमिक्स या बच्चे की कैसे परवरिश की जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम द इन्फेंट, बिल्कुल छोटे बच्चों से लेकर पहले 5-7 साल। तो आप ऐसी माओ को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो बच्चे के बिहेवियरल इश्यूज के बारे में कैसे बचपन से ख्याल रखें? बेसिक स्टेप्स। बेसिक स्टेप है, दे विल स्टार्ट प्लेइंग विद द चाइल्ड, दैट्स द फर्स्ट थिंग। पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे के हाथ में स्क्रीन पकड़ा देते हैं, और स्क्रीन पकड़ाने के साथ साथ कहेंगे कि नहीं बस फुल डे हमने अपना काम कर लिया है और आप स्क्रीन देते रहो और देखते रहो कार्टून्स वगैरह। तो जो लैंग्वेज उन्होंने वहाँ से लर्न करनी है ना, वही बिहेवियर उनका डेवलप होगा। कार्टून्स हर टाइम जो है रनिंग मोशन में रहते हैं और वो स्पीडी एक्टिविटी है और बिहेवियर उनके अंदर मतलब नॉर्मल नहीं होता। बच्चे वो चीज़ें लर्न करते हैं। एंड आर कम्युनिटी से एवरी चाइल्ड हैविंग दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स लाइक कि वो तो ADHD हो गया या ऑटिज्म हो गया, दे डोंट इवन नो कि वो लैंग्वेज डिले या डिसऑर्डर में जाता है जो कि ट्रीटेबल है और मोस्ट ऑफ द टाइम इनहेरिटेंस में नहीं आता। लाइक सिंगल पेरेंट्स हैं, उनके साथ ऐसे है वो आउटडोर एनवायरनमेंट में लेके जा रहे हैं बच्चों को या उनका प्ले कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेज जो डिपेंडिंग अपॉन एज डेवलप होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा 3 मंथ्स का है तो उसके साथ डिफरेंट प्ले एक्टिविटी है, 6 मंथ का है तो उसके साथ डिफरेंट है, 6 मंथ 9 मंथ एंड देन 1 ईयर का टाइम पीरियड है तो डिफरेंट प्ले एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे के लिए स्टिमुलस है एक बहुत अच्छा।
जिसमें स्टार्टिंग विद द प्ले एक्टिविटीज़। जब प्ले करेगी मदर, जितनी ज़्यादा उसके साथ एक्ट आउट करेगी उतनी बच्चे की आपकी लैंग्वेज जो है वो नॉर्मली डेवलप होगी। अच्छा, इसको हम प्ले थेरेपी में ना, तो इंडिविजुअली इस प्ले स्किल्स के अंदर आई एम कवरिंग मैनी डोमेन्स लाइक रिलेटेड टू अटेंशन एंड लिसनिंग, और जो हमारा पूरा लैंग्वेज पिरामिड इंटरनेशनली भी जिस पे काम हो रहा है उसी के ऊपर काम करेंगे। द किड विल हैव द नॉर्मल लैंग्वेज। सो डॉक्टर साहब ये बताएं कि डिस्पेजिया है बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर, जो कि फूड निगलने की एक आदत है या ये एक डिसऑर्डर है, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है और ये इसकी वजह क्या होती है? बेसिकली डिस्फेजिया स्वॉल्विंग डिफ़िकल्टी है। हमारे पास जो पॉपुलेशन आती है वो आईसीयू में, या बहुत से ऐसी पॉपुलेशन है जो ओपीडी में भी आ रहे हैं, व्हीलचेयर पेशेंट्स हैं या बेड रिडन हैं घर पे भी। अडल्ट पॉपुलेशन 50 अबव है जो आके कंप्लेन करती है दैट देयर इज़ समथिंग स्टक इन आवर थ्रोट, और हमें निगलने में मुश्किल आ रही है। वो चाहे कोई हम रेगुलर फूड है जैसे रोटी है, राइस है, एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें, या पानी जब पीते हैं तो हमें चोक कट जाता है मेडिसिन के साथ। तो हम उन्हें बेसिकली बताते हैं इंटरनेशनल डिस्फेजिया का लेवल डाइट का, कि आप प्यूरिड ले सकते हो इस टाइम पे, या आप थिन लिक्विड्स ले सकते हो, हनी थिक कंसिस्टेंसी है। वो पेशेंट जिस फिर लेवल के ऊपर एडजस्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंगली। एंड इन न्यू नेट्स ये पॉपुलेशन इस तरह से कि बच्चों को दूध पीने में बहुत से बच्चे हैं जिन्हें बॉटल फीड के अंदर मसला आ रहा होता है। ठीक है। तो वो डिस्फेजिया जो न्यू नेटल है वो भी रूल आउट करते हैं, एज वेल एज जो ऑल्डरली पीपल हैं उनके अंदर भी हम देखते हैं। ओके। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो बच्चों में लैंग्वेज के इश्यूज आते हैं, बोलने में, जो बच्चे जो हैं अपने ख्यालात, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनके अंदर ये कैसे डायग्नोज किया जाता है और कब डायग्नोज करना चाहिए और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है? बेसिकली देयर आर डिपेंडिंग अपॉन द कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़, इसमें लैंग्वेज की भी आ जाएंगी, फिर ऑटिज़म भी आ जाता है। हमारे पास एक वास्ट टर्म है दैट इज़ द स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें हम बहुत से डिसऑर्डर्स कवर कर लेते हैं। वो बच्चे तो बिल्कुल ही आइसोलेटेड प्ले करते हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं और लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन होता है। उनको तो इमोशन के लेवल भी आपको लर्न करवाने पड़ते हैं दैट योर मदर इज़ सैड। उनको नई फीलिंग आती है कि इफ़ देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ डेंजर, अगर मैं यहाँ से जंप कर लूँगा या मैं अगर स्टेयर्स क्लाइंब करता हूँ तो आई माइट गेट हर्ट, या इस तरह की और फीलिंग्स हैं उनके साथ। फॉर एग्जांपल जैसे वो बीमार हैं तो वो फीवर का नहीं बता सकेंगे, दे विल ओनली क्राई। अगर उन्हें कोई ड्रेस है वो सूट नहीं कर रहा, दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस कि मुझे ये चीज़ थोड़ा सा मतलब चेंज करनी है, या मुझे ये फील हो रहा है, टेक्सचर नहीं मुझे उसका सही लगा। देयर इज हाइपो एंड हाइपर सेंसिटिविटी टू एनी स्टिमुलस। तो मोस्टली उन बच्चों के अंदर है। फिर उनको एक्सप्रेशन, पहले रिसेप्शन सिखाया जाता है, फिर उनको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की तरफ लेकर आते हैं। लेकिन अगर 3 से 4 साल का बच्चा जिसको भी वर्ड्स नहीं बोलने आए, तो इसको हम साइकोलॉजी में बोलते हैं उस बच्चे की ना 45 टाइप्स की क्राई वो करता है। या तो वो हंगर की एक डिफरेंट क्राई होगी, उसका रोना अगर हंगर के लिए आ रहा है, ये मदर को समझना चाहिए बिल्कुल कि बच्चा इस टाइम भूखा है तो उसका रोने का अंदाज डिफरेंट होगा। अगर उसको यूरिन आया हुआ है या वो करना चाह रहा है या उसने रोका हुआ है या उसने कर लिया है तो उसका क्राई का अंदाज डिफरेंट होगा। अगर कोई उसने ऐसा कपड़ा पहन लिया जो कि उसको नहीं पूरा आ रहा तो उसका एक क्राई का, रोने का अंदाज डिफरेंट होगा। वो लाउड पैटर्न होगा। या उसको सोशल एंजाइटी हो रही है, या किसी ने कोई मारा है या किसी ने कुछ किया है, उसका क्राई का डिफरेंट अंदाज होगा। तो ये एक बच्चे की लैंग्वेज या उसका एक्सप्रेशन है कम्युनिकेशन करने का, लेकिन मदर, क्योंकि वो वर्ड से बोल नहीं सकता। अच्छा, मुझे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पूछनी थी कि बच्चों में जब एकेडमिक लेवल के ऊपर लिसनिंग और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जो कि अनडायग्नोज्ड है, और वो आम लोग नहीं समझ पाते इसको, लेकिन वो लोगों की शादियां भी हो चुकी हैं, बड़े भी हो चुके हुए हैं। जब वो बड़े हो चुके होते हैं हम उनसे मिलते हैं तो उनमें एक समझने, उसको हम कहते हैं यार ये इंसान समझता बूझता नहीं है। ऐसे बच्चों को कैसे पता चलता है कि इनमें समझने बूझने की सलाहियत नहीं है, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अंदर सारी उस अम्ब्रेला टर्म के अंदर आती है, तो वो कैसे बच्चों के अंदर क्या उसकी चीज़ें चेक की जाती हैं? बेसिकली तो असेसमेंट पर्पस के ऊपर हम करते हैं। वी हैव फॉर्मल असेसमेंट प्लान। जैसे अगर डिसलेक्सिया है तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल के अंदर काम कर रहे हैं और उनको ग्रामेटिक एरर्स भी आ रहे हैं, उन्हें स्कैनिंग डिफ़िकल्टी भी है, मगर टीचर उनको बार बार इस बात के ऊपर डांट रही हैं कि जी पता नहीं आपके स्पेलिंग गलत हो रहे हैं, आपकी रीडिंग डिफ़िकल्टी, आप रीडिंग नहीं कर रहे, राइटिंग पैटर्न आपका ठीक नहीं है। तो इट्स बेसिकली लिंक्ड विद द ब्रेन
कि जो ब्रेन का स्पेसिफिकली एरिया है, लर्निंग डिसेबिलिटी है उनको, वो नॉर्मली वर्क नहीं कर रहा जैसे हम इंडिविजुअल्स के अंदर है। जेनेटिक इसका इम्पैक्ट होता है और जो ब्रेन है वो डिफरेंटली वर्क करता है। लाइक वी हैव टू हेमिस्फीयर्स, जैसे जो राइट हेमिस्फीयर डिफ़िकल्टीज़ हैं वो इनको ज़्यादा जो है वो रूल आउट करेंगी। मे बी उन्हें स्कैनिंग डिफ़िकल्टी है कि जो वर्ड है लिखा हुआ है वो उनसे स्किप हो गया। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे वो उर्दू में है, उन्हें राइट एंड लेफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, ये सिखाना पड़ता है। सेकेंडली उन्हें ग्रामर का पता नहीं लगता, हेल्पिंग वर्ब्स ऐड नहीं करते हैं वो बीच में। एंड जब कोई चीज़ लिख रहे हैं, अपना नेम भी उन्होंने अगर लिखा है, दे विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक राइट से स्टार्ट करना हो, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड और फर्स्ट वर्ड स्किप कर दिया। और राइटिंग पैटर्न उनका डिफरेंट होगा एज रिलेटेड टू नॉर्मल। हमारे मेन स्ट्रीम स्कूल्स के अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी रूल आउट नहीं करती। वी हैव ओनली लाइक 4 to 5 स्कूल्स, और लाइक लाहौर में कुछ स्कूल्स होंगे जिनको हमने ट्रेंड किया है जहाँ पे ये बच्चे इस तरह हैं। अदरवाइज तो ये स्लो लर्नर की कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी का इन पे लेबल भी नहीं लगाया जाता। ठीक है। अच्छा, एक जो चीज़ अभी मेरे जहन में आ रही थी कि इन बच्चों के साथ जब इनको लर्निंग में, सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये लाइफ में फंक्शनैलिटी भी इनकी मुतासर होती है। ठीक है, ऑब्वियसली। तो बड़े होके ये बच्चे किस तरह के असरार शो कर रहे हैं? पेरेंट्स भी बन चुके हुए हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, अपना काम बिल्कुल सही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इनके कुछ एरियाज और पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं। तो वो कौन से एरियाज इनके डिस्टर्ब होते हैं मोस्टली? लाइक उन्होंने जिस तरह आप जाना है किसी चीज़ में, समवन इज़ वर्किंग राइटिंग जॉब वो कर रहा है और वो डिसलेक्सिक था, वो आगे तक भी चला गया और ग्रामर और ये सारा कुछ टीचर है वो, तो फिर वो एक डिफरेंट पैटर्न जो है अडॉप्ट कर लेगा। या तो वो अपने काम किसी से करा लिया करेगा, या इस तरह की और कुछ शॉर्टकट्स जो है वो ढूंढ लेगा कि जिसके अंदर किसी और से बनवा लेगा। मतलब वो फिर कवर अप होते जाते हैं लाइफ ना, जिस तरह पहले बचपन से हो रहे थे उस तरह ही आगे आगे। अच्छा, ये होती है प्रॉब्लम। अच्छा, एक और बड़ी चीज़ हम बात कर रहे थे कि लिंग्विस्टिक साइकोलॉजी या लिंग्विस्टिक के ऊपर, बच्चों की जो लैंग्वेज है, हमारे यहाँ देसी माँ बाप, क्योंकि हम भी देसी माँ बाप से आए हैं, घरों में एक पंजाबी ज़ुबान भी जो कि हमारी एक नेटिव लैंग्वेज है, एक मदर लैंग्वेज है जो कि हमारे यहाँ पंजाबी और उर्दू दो बोली जाती हैं। फिर हमारे यहाँ क्योंकि बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, कोई थर्ड लैंग्वेज जाके सीखते हैं। तो जब एक माँ बाप घर पे उर्दू या पंजाबी बोल रहे हैं, उनको इंग्लिश नहीं आ रही है, बच्चा जाके वहाँ पे उर्दू भी बोल रहा है और वो इंग्लिश सीख रहा है और इंग्लिश के पीछे उसका ज़रा इंक्लाइंड है। पेरेंट्स भी चाहते हैं वो इंग्लिश जल्दी सीख जाएँ, लेकिन ये होता ये है कि वो पेरेंट्स अपनी बात उनको कन्वे नहीं कर पाते, और जब वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं तो देयर इज़ अ गैप, बच्चा मल्टीलिंगुअलिज्म का शिकार हो जाता है ना। सो उसमें अपने इमोशंस का इजहार भी नहीं बच्चे से होता। तो ये किस तरफ मतलब हम जा रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड ये चाहिए कि बच्चे के साथ एक सिंगल लैंग्वेज आप रखो, जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है, क्योंकि उसने टिल फ्रॉम बर्थ टिल 9 months और 1 year उसने अपने इन्वायरमेंट से लैंग्वेज लर्न करनी है। ठीक है। हम कहते हैं ना कि 1 year पे जाके एक बच्चा है उसने 1 word बोल ली है, उसने वो 1 word इसलिए बोला है क्योंकि उसने 9 months सुना था अपने इन्वायरमेंट में से कि क्या लैंग्वेज बोली जा रही है। अगर कोई स्पेनिश बोल रहा था तो दैट मीन्स कि वो बच्चा उनका वही लैंग्वेज सीखेगा, और हम अगर उर्दू बोलते हैं तो वो बच्चे हमारे वही लैंग्वेज बोलते हैं। और थर्ड थिंग इज, अगर हम उन्हें स्क्रीन पर डाल देते हैं तो पेरेंट्स जो उर्दू और पंजाबी स्पीकिंग होंगे और बच्चा इंग्लिश बोलेगा। फिर वो परेशान हो जाते हैं कि ये इंग्लिश बोलता है, और एक मामले में खुश भी होते हैं कि पता नहीं शायद ये इंग्लिश बोल रहा है तो ये प्लस पॉइंट है। नहीं, ये प्लस पॉइंट नहीं है, ये स्क्रीन है जिसने उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट खराब कर दी है। और इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि वो बच्चा जब इंग्लिश तो बोल जाएगा, लेकिन वो ऐसे लोगों में जब बैठेगा कम्युनिटी में जो इंग्लिश बोलते हैं तो वो ठीक काम करेगा, लेकिन जब वो ऐसी कम्युनिटी में जाएगा जो कि देसी है, पंजाबी उर्दू बोल रही है, वहाँ पे उसको कल को बिजनेस करने में, कल को फंक्शनैलिटी में, कल को लेन देन में, कारोबार करने में उसको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा इशू है जो कि एक इंसान को एक हैवान से मेरे ख्याल में जुदा करता है। और इन एक जानवरों के अंदर भी कम्युनिकेशन होती है, दे हैव देयर ओन लैंग्वेज। जैसे बर्ड्स हैं, वो चिप करते हैं तो कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन इंसान जो है वो अपने लफ्ज़ों के थ्रू अपना इजहार करते हैं, लेकिन उसके लफ्ज़ ही नहीं बन पा रहे। और उसकी अच्छा, इसमें मुझे एक
दूसरे जो क्वेश्चन आया था स्टैमरिंग, जो बच्चे कल आते हैं। एक लैंग्वेज में मैं और प्लस पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, वो ये है, बच्चे स्क्रीन से लैंग्वेज सीख तो लेते हैं मगर वो सिर्फ अपनी नीड का जो वर्ड होगा ना, जैसे आई वांट मिल्क, ठीक है, आई वांट टू गो टू द टॉयलेट, ये वाली चीज़ें यूज़ करेंगे। अदरवाइज उनका यूज़ ऑफ लैंग्वेज अगर आप देख लेना, आप कहें उनको कि ये बोलो कि आई वांट मिल्क या मामा यू वांट मिल्क, दे लर्न ओनली मम्मी डैडी और अपने यूज़ के वर्ड्स हैं। यूज़ ऑफ लैंग्वेज भी उनका डिले है और जो उसका कंटेंट है बेसिकली वो भी डिले है। अच्छा। हाँ, उनके पास वोकैबुलरी वही है जो उन्होंने स्क्रीन से ली हुई है सर। सो वोकैबुलरी के लिए इसका मतलब ये हुआ कि जो ख्यालात होते हैं उनका, बच्चे के जो ख्याल है उनका रॉ मटेरियल लफ्ज़ होते हैं, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। वो रॉ मटेरियल जब लफ्ज़ हैं या वर्ड्स हैं तो वो वोकैबुलरी जितनी अच्छी होगी उनके पास उनके अच्छे ख्यालात होंगे, अच्छे ख्यालात, बिल्कुल एक्सप्रेशन वो उतना अच्छा कर सकते हैं। सो अगर बच्चे के पास अच्छी लैंग्वेज नहीं है, उस लैंग्वेज की डेप्थ नहीं है, उस लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं है, तो वो बच्चा कभी भी अपनी बात को कन्वे करने में प्रॉब्लम आएगी, उसको वो बता ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से डिसऑर्डर्स आते हैं। डॉक्टर साहब, जो बच्चों में स्टैमरिंग या हमारे यहाँ ये होता है, और ये इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है, किस एज में, और इसके हवाले से पेरेंट्स को कब आपके पास डॉक्टर के पास आना चाहिए थेरेपी के हवाले से? अगर 3 इयर्स में भी कोई हमारे पास आ रहा है, लाइक 3 या 4 इयर्स में, तो स्टैमरिंग डायग्नोस तो हो जाती है मगर इनडायरेक्ट थेरेपी की जाती है उसके साथ। अगर हम डायरेक्टली कर लेते हैं तो चाइल्ड वो एक डिनाइल में चला जाएगा, स्ट्रेस की फेज में चला जाएगा कि पता नहीं व्हाई माय पेरेंट्स आर गेटिंग मी टू द डॉक्टर, और वो मेरी थेरेपी क्यों कर रहा है। तो उसकी प्ले बेस्ड थेरेपी हम ज़्यादा करेंगे। वी हैव सर्टन प्रोग्राम्स जिसमें हम स्टैमरिंग के यूज़ करते हुए उसकी थेरेपी करते जाएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रूल आउट होती जाएगी। ऑनसेट ये होगा उसका कि जब बच्चे के एग्ज़ाम्स हैं, स्ट्रेस लेवल उसका बहुत ज़्यादा है, किसी ने घर में उसको मारा या उसको कहा कि नहीं बस यहीं पे रहना है, तुमने मतलब सोशलाइज नहीं करना, तब उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। और अगर इंटरव्यू या प्रेजेंटेशंस में जा रहे हैं, हम टीनेज अब पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, 20+ की बात कर रहे हैं, तो उनमें इस मामलात में ज़्यादा होगा कि अब करियर की प्रॉब्लम आ गई है और मैंने सेटल होना है या मैंने अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करना है। तो वंस इफ़ ही और शी इज़ अ स्टैमरर, लड़कों में ये ज़्यादा होती है, ओवरऑल पॉपुलेशन 3:1 की रेशियो होता है। क्या प्रॉब्लम आती है स्टैमर करने, बोलने? आप बोल रहे हो तो देयर आर मेनी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम्स। प्राइमरी सिम्टम्स इंक्लूड के जैसे आप पॉज ले रहे हो बोलते हुए, इफ़ आई एम टॉकिंग आई एम यूजिंग द फिलर वर्ड्स, जैसे इस तरह के वर्ड्स मैंने ऐड कर दिए बहुत ज़्यादा अंदर, या आई एम टेकिंग द लॉन्ग पॉज, या मैंने प्रोलॉन्ग कर लिया, रिपीट कर लिया कोई भी वर्ड। तो दीज आर द प्राइमरी सिम्टम्स। सेकेंडरी इंक्लूड के वो उसकी फेशियल पॉस्चर और जो उसके सारे मस्कुलेचर है वो एक रॉन्ग मूवमेंट करेगा, शोल्डर बहुत ज़्यादा उसके स्ट्रेच हुए हुए हैं, मतलब हम एक्सपायरेशन की फेज पे बोल रहे हैं, दे ओनली वांट कि वो जल्दी से बात अपनी पूरी कर दें, इवन के जब वो एयर इनहेल कर रहे हैं उस टाइम पे भी बोलने की कोशिश करें। तो दैट्स एन इशू। तो फिर वो जो उनका बिहेवियर पैटर्न है उसको हम ठीक करके तो उसकी थेरेपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि बच्चों में ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, अब इसका डायरेक्ट लिंक बताएं प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर का वेट अगर कम हो या ज़्यादा हो। ठीक है, अभी आपसे पहले मैंने एक वीडियो शूट की थी, इसके अंदर वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिस्कस कर रहे थे। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर का वेट एक आइडियल रिकमेंडेड वेट से कम है या ज़्यादा है, अगर कम होगा तो लो बर्थ वेट बेबी पैदा होगा जिसमें बहुत ज़्यादा बिहेवियरल एंड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स जन्म लेते हैं। अगर वो उसका मदर का वेट ज़्यादा है, ओबीस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज बच्चे में भी पैदा होते हैं, कॉमन होते हैं। तो इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि अगर बच्चा आपका एक सेहतमंद साउंड जिसके अंदर इस तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ ना पैदा हों, तो आप प्रेगनेंसी के दौरान भी अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें, अपनी लाइफस्टाइल का ख़ास ख्याल रखें और एक वो नॉर्मल वेट रेंज अचीव करने की कोशिश करें जो कि रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप एक टिकट मिलता है प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन को कि प्रेगनेंसी हो गई है, एंजॉयमेंट का टाइम है, आप फास्ट फूड खाना शुरू कर दो, ठीक है,
फास्ट उनके फूड लिए। जितना कम खाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज वो ब्रेन की डेवलपमेंट के अंदर, चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर वो बहुत हेल्प करता है कि अगर आप नहीं ले रहे, आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, तो हेल्दी न्यूट्रिशन अगर आप लोगे तो वो आपके बेबी के ऊपर उतना अच्छा इफेक्ट होगा। और और अगर जंक फूड ले रहे हो तो दैट मीन्स कि वो ब्रेन डेवलपमेंट भी फिर डिले है उस तरह से, तो इट कैन लीड टू डिफरेंट डिसऑर्डर्स। अभी ऑटिज्म के कॉजेज तो अननोन है, बट मोर लाइकली इट इज़ फ्रॉम द जेनेटिक कंपोनेंट, कि जैसे जो मदर का गेस्टेशनल टाइम पीरियड होता है उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं टू एक्वायर द ऑटिज्म। जो बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा है, ठीक है, जिसमें आपने भी बताया कि जिसमें ऑटिस्टिक के जो रूट्स हैं वो भी अननोन है, जेनेटिक्स ही होते हैं समटाइम्स। लेकिन अगर बच्चे की वेट को लेके, जिस्मानी स्ट्रक्चर को लेके कि बच्चे मोटे पैदा हो रहे हैं और बच्चे बाद में उनका एक एंडोमॉर्फ बॉडी डेवलप होती है जो कि शुरू से ही, उसका डायरेक्ट लिंक बच्चे की ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम पे जो उनकी डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे अगर मदर्स बच्चों को फास्ट फूड, प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा खिला रही हैं, और ये जो रुझान है बच्चों के अंदर के अर्ली एज के अंदर, जो प्री स्कूल के टाइम बच्चे मदर्स भिजवाती तो उनके लंच बॉक्सेस के अंदर नगेट्स जा रहे हैं, उनके कैनन्स की प्रोडक्ट जा रही हैं, घर में जो है वो फ्रोज़न आइटम्स हुए हैं, मदर को बनाना नहीं पड़ता, वो कन्वीनियंटली ज़रा ईजी हो चुका हुआ है। तो ये सब बच्चों की न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर प्रोसेस फूड जा रहा है, उसका असर जो बच्चों की इन डिसऑर्डर्स के ऊपर कैसे पड़ता है? वाइट फूड श्योरली विल अफेक्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, एंड वाइट फूड होता ही साइन है कि ऑटिस्टिक बच्चे सारा लेते ही वाइट फूड है। दे लव द जंक फूड, दे लव स्वीटनर्स, और उसके अलावा राइस लेंगे, चपाती लेंगे, इस तरह की चीज़ें। दे डोंट लाइक स्पाइसी फूड मोर। अच्छा, वो ज़्यादा मीठे प्रोसेस फूड खाएंगे, और चॉकलेट की उनकी क्वांटिटी हमें बहुत कम करनी पड़ेगी, बिकॉज वो केमिकल स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा करती है ब्रेन। बिल्कुल ऐसे ही है। और हाइपर एक्टिव जो किड्स होते हैं, हाइपर एक्टिव का भी हमें शुगर कंटेंट जो है वो कट डाउन करना पड़ता है बच्चों का। और इसका डायरेक्ट लिंक है आपके घरों में जो अब बच्चों की फ्रिज जो है, ठीक है, वो भरी पड़ी है। अगर आप अपनी बच्चों घर पे ना ये एक टेस्ट करके देखें, अगर आपके घर पे मदर्स ने, फादर ने डिब्बों के अंदर या बच्चों ने लेज, चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक के पैकेट्स रखे हुए बहुत ज़्यादा, तो समझ जाएंगे उसका इफ़ेक्ट बच्चों की हेल्थ और बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। Obviously. तो आप उन पेशेंट्स को डॉक्टर साहब क्या रिकमेंड करेंगे कि बच्चों के जब अर्ली किस तरह के सिम्टम्स आए तो वो आपके पास थेरेपी के लिए अपीयर हो? बेसिकली फूड से रिलेटेड न्यूट्रिशनिस्ट की हम रखेंगे, टीम को ऐड करेंगे, आपसे हम कांटेक्ट करेंगे वो तो। एंड सेकेंडली हम साइकोलॉजिस्ट को ऑन बोर्ड रखेंगे, मीन स्पीच पैथोलॉजिस्ट, और इस तरह की पूरी एक टीम काम करती है देखने के लिए कि बच्चे के जो नेगेटिव्स हैं रिलेटेड टू कॉग्निशन, रिलेटेड टू कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, वो सारी चीज़ें रूल आउट करने के लिए फिर उसके हर चीज़ पोर्शन में कट डाउन कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे फूड है, इफ़ यू आर गोइंग टू गिव योर चाइल्ड फूड लाइक अ चॉकलेट, तो आप उसको चंक्स की फॉर्म के अंदर फिर दो, वो ठीक है, लाइक फुल बार आप डेली उसको नहीं दो, ताकि वो की बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन लेवल भी उसका जो है वो नॉर्मल रहे, वो ओबीस ना हो, और उसका जो जैसे स्टिमुलेशन, केमिकल स्टिमुलेशन ब्रेन में फास्ट हो जाती है, तो वो भी उसकी नॉर्मल हो। तो सब एक न्यू बॉर्न बेबी है, 1 साल 6 महीने, साल 2 साल गुजर चुका, मदर उसके कुछ बिहेवियर्स को फील कर रही है कि यार ये बच्चे के अंदर कोई कम्युनिकेशन डिसऑर्डर तो नहीं है, कॉग्निटिव इश्यूज तो नहीं है, लैंग्वेज या स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो कब उसको कैसे डायग्नोज कर ले, खुद समझ जाए कि कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसको आपके पास जाना है, या इधर शी हैज़ टू वेट लाइक 4, 5, 6 ईयर्स के फिर वो अपीयर होंगे? फिर नहीं, वो लाइक 1.5 to 2 ईयर्स तक जो है ना, वो स्ट्रिक्टली उसको पता लग जाए कि अगर बच्चा नहीं बोला, वो फ्रेज लेवल पे नहीं गया, तो देयर इज अ रेड फ्लैग और जाना चाहिए मुझे स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास। और बोलने से मुराद क्या है? बोलने से मुराद ये कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी है, रिसेप्टिव भी है, कि आपने उसका नेम कॉल किया, इट्स नॉट लाइक हेयरिंग कि वो सिर्फ उसको सुनने में ही मसला था तो वो नहीं आपके पास आया, या आपने उसको कहा कि ये 2 ईयर्स के हो तो मुझे 2 चीज़ें ला के दो ना बैग में से, और उसने वो 2 आपको नहीं ला के दी, बल्कि एक भी नहीं आपको ला के दी, तो दिस नीड टू बी कंसर्न कि उसके पास रिसेप्टिव लैंग्वेज नहीं है अपनी एज के अकॉर्डिंग। और अगर एक्सप्रेसिवली भी वो 2 चीज़ें बोल ही नहीं रहा, लाइक 1 वर्ड में बोल रहा है और मदर उसका माउथ पीस बनी हुई है, तो ये भी एक बेसिकली कंसर्न है। ठीक है। फिर उनको मस्ट आना चाहिए स्पीच लैंग्वेज थेरेपी के लिए, और उसके बाद 3 इयर्स इज दैट एज जो कि रेड जोन है, जो एक रेड फ्लैग की एज है कि उस पर तो आपको डायग्नोज करना ही करना है कि जो भी चीज़ है, वेदर इट्स अ लैंग्वेज डिसऑर्डर, वेदर ऑटिज्म या और भी कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। और इसके साथ साथ
जो मेन एक चीज़ है डॉक्टर साहब के पेशेंट जब आपने कहा 1 या 2.5 साल के दरमियान, ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स होते हैं ना वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, डिनाइल में होते हैं कि हमारे बच्चे के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको डिले करते हैं, वो उसको कोशिश करते हैं खुद पढ़ के नहीं ऐसा नहीं, हम जाएंगे तो डायग्नोज हो गया तो अल्लाह ना करे क्या प्रॉब्लम। और आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आते सारी पहले कहते हैं कि हमारे डॉक्टर साहब हमारे पेशेंट को, जो हमारे बच्चे को ऑटिज्म तो नहीं है, हाँ, अगर ना भी आपने प्लीज उसको ऑटिज्म नहीं कहना, जो भी है। ये कि मैं तो स्पेसिफिकली लास्ट टाइम बताया था कि ऐसे बच्चे जिनके मदर्स या पेरेंट्स जिनके बच्चे स्पेशल हैं, व्हेन आई यूज़ दिस वर्ड स्पेशल, मतलब उनको कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, वो लर्निंग से हो, फिज़िकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, सोशल हों, तो वो पेरेंट जो हैं उनको एक बहुत सलाम है, और उनकी जो अल्लाह ताला ने उनको इतनी सलाहियत दी, इतनी हिम्मत ताकत दी कि वो इतने बच्चों को जब वो रेज़ करते हैं, बड़ा करते हैं और एक मिशन और गोल ज़िंदगी का बना लेते हैं कि अब हमने अपनी पूरी की पूरी मैंने ऐसे पेशेंट देखे अपने भी जिन्होंने अपनी स्टडीज़ ही इन पेशेंट्स या अपने बच्चों के हवाले से चेंज कर ली, और उनका मकसद और गोल ही उसी डायरेक्शन में चला गया कि हमने इनके बाद माशरे में भी ऐसे बच्चों की हेल्प करनी है। वन मोर मैसेज के बहुत सी पॉपुलेशन है जिनको हम स्पेशल नीड्स में नहीं डालते। स्पेशल नीड्स तो वो मेंटली चैलेंज चाइल्ड है ना, कोई भी। अब ऑटिज्म को हम मेन स्ट्रीम स्कूल में भेजते हैं, जो ADHD वाला है उसको भी, लैंग्वेज डिसऑर्डर वाले को भी। हमारी टीचर्स ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिस क्लैश करती हैं इन चीज़ों का कि हर बच्चे को स्पेशल नीड्स की अम्ब्रेला में डाल दें, और पेरेंट्स जो हैं वो डिप्रेस होते हैं फिर कि पता नहीं शायद वो स्पेशल स्कूल में ही जाए। बट नो, मेरे पास जो पॉपुलेशन आ रही, दे आर गोइंग टू द मेन स्ट्रीम स्कूल, चाहे वो ऑटिज्म से लेके लर्निंग डिसेबिलिटी या कोई भी और डिसऑर्डर के साथ बच्चे हैं। और अल्लाह ताला ने उनको एक कोई ना कोई ऐसी ताकत दी होती है जो कि बाकी बच्चों में नहीं होती, उसको फाइंड आउट करें। और अगेन उनकी हिम्मत और हौसले को सलाम है ऐसे पेरेंट्स को जो कि उन बच्चों को बड़ी हिम्मत के साथ रेज़ कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला सबको सेहतमंद, तंदुरुस्ती वाली और अच्छी औलाद दे। और डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। वेलकम, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हमारी रही, और दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।